प्रीवियस वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ क्लास 10, ठीक है। इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स, वन वाज रेयर एंड वन वाज डेंसर। रेयरर मीडियम में क्लास 10 तक के सिलेबस में सिर्फ एयर है एंड डेंसर मीडियम में या तो ग्लास आ जाएगा या तो वाटर। सिर्फ दो सब्सटेंसेस है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम के हिसाब से ट्रीट करेंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, या हम लोग उसको और क्या बोल सकते हैं, ग्लास ब्लॉक। क्यूबॉइडल शेप का होता है, लैब में ये सब करेंगे हम लोग। अब देखते हैं इसमें कैसे रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है। जैसे कि ये ए बी सी डी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि क्या है, एक ग्लास स्लैब। अब ये जो मीडियम है ये एयर है, बीच में जो मीडियम आ गया वो ग्लास आ गया एंड अगेन वी आर ट्रांसफरिंग दैट लाइट टू एयर, दैट इज रेयरर मीडियम। अब सपोज एयर से ट्रैवल किया रे ऑफ लाइट, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, नॉर्मल, क्योंकि डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज हो रहा है दोनों मीडियम्स का। नेक्स्ट हम लोग क्या बनाते थे, एक अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट, अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट। अब हम लोग और क्या बोल सकते हैं, या इंसिडेंट रे मूव फॉरवर्ड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे मूव फॉरवर्ड। अब जैसे कि हम लोग रूल सीखे थे कि एयर से ग्लास में आ रहा है या रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो लाइट हमेशा कहां ट्रैवल करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर मीडियम जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है तो कैसे मूव करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या था, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, अगेन द सरफेस इज चेंजिंग, ग्लास से एयर में आ रहा है, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना ही पड़ेगा। अब यहां पे रूल क्या बोलता था कि डेंसर से रेयर आ रहा है तो कैसे मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस रे को नाम दिया गया है इमर्जेंट रे। क्या नाम दिया गया है, इमर्जेंट रे, और इसको बोला गया है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोला गया, एंगल ऑफ, इसका रे का नाम इमर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये इमर्ज आउट हो गया, इसके बाद और कोई सरफेस पे अटैक नहीं करेगा रे ऑफ लाइट। अब यहां पे दो चीज देखने वाला है, जैसे ये जो इमर्जेंट रे निकला और ये जो इंसिडेंट रे मूव फॉरवर्ड था, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इमर्जेंट रे एंड द अनडेविएटेड रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा कैसा जाएगा, parallel to each other. Now there is a perpendicular distance between the emergent ray and the undeviated ray of light.
जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिए हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में दोनों में जब डिस्टेंस का बात होगा या डिस्प्लेसमेंट का बात होगा, हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात होगा। ठीक है, एक बार देख लेते डायग्राम को। तो एक नया टर्म पढ़े थे, वो क्या था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब वो एक ऐसा चीज है जो डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, जैसे factors on which the lateral displacement depends on. The first factor is the angle of incidence. जैसे हम लोगों का ये ग्लास स्लैब था, हम एक इंसिडेंट रे को ऐसे सरफेस पे गिरा दिए, तो उसका जो अनडेविएटेड रे है वो कुछ ऐसे जाएगा, एंड जो एमर्जेंट रे था वो ऐसा जाएगा। तो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ स्लांट और करके। तो ये क्या हुआ, इसका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पे क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, छोटा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा दिए तो मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। तो कैसे डिपेंड करेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट increases with the increase of angle of incidence। ठीक है, नोट कर लो। ये फैक्टर्स वाला जो पार्ट्स है ना, ये आईसीएसई बोर्ड को बहुत अच्छा लगता है। हर बार एवरी ईयर ये क्वेश्चंस एनी हाउ कोई भी पैटर्न में पूछ सकता है, बट पूछेगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जैसे अगर थिन ग्लास स्लैब हुआ, मतलब थोड़ा पतला, अगर पतला ग्लास स्लैब होता है तो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, स्मॉलर कंपेयर्ड टू अ थिकर ग्लास स्लैब। मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट is directly proportional to the thickness of the glass slab। और क्या हुआ, जो अभी पढ़े हम लोग, lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंस क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास।
ये भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, या एनी अदर मीडियम भी हम लोग ले सकते हैं, बट प्रेफर्ड ग्लास ही है, क्योंकि ग्लास में ही हम लोग एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है वो कितना से डिफ्लेक्ट हो रहा है, वी कैन सी थ्रू अ ग्लास, नॉट एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोगों का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा खत्म हुआ है। ठीक है, विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये वाला पार्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा इसमें भी। अब ये ग्लास प्रिज्म है क्या? बेसिकली एक पिरामिड शेप्ड ऑब्जेक्ट है, मेड अप ऑफ ग्लास। जैसे कुछ ऐसा दिखता है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसीलिए हम लोगों को ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें ये जो सरफेस दिख रहा है ये क्या बोलते हैं हम लोग, बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या होता है, बेस ऑफ द प्रिज्म। ये सरफेस दिख रहा है एंड ये सरफेस जो दिख रहा है, ये दोनों कैसा सरफेसेस है, these are refracting surfaces। मतलब जहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस पार्ट को, जो टॉप का पार्ट है, इट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज, एंड ये जो एंगल दिख रहा है वो हम लोग क्या है, कैपिटल A, which is termed as angle of prism। ठीक है, अब जैसे ये एक प्रिज्म जैसा है, हम लोगों को यहां से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रे ऑफ लाइट इस सरफेस से आएगा और इधर से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग कि ये जो फिगर बन रहा है, यही वाला फिगर है, ये हमेशा कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। जैसे कि हम लोग ये देखें, ऐसा होता है प्रिज्म, ये जो सरफेस है ये रेक्टेंगुलर है, ये जो एंगल दिख पा रहा है हम लोगों को अंदर में, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि यहां हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और ये जो चीज है ये हुआ क्या, रिफ्रैक्टिंग एज। क्या हुआ, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दैट विल बी द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, डायग्राम बना लो। अब हम लोग ग्लास प्रिज्म में एक्चुअली कैसे होता है रिफ्रैक्शन विल
ऑब्जर्व दैट। अब हम लोगों को कॉपी में बनाना है तो वी विल ओनली यूज दिस फिगर, ट्रायंगल शेप होगा, ठीक है। पी क्यू आर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये हमारा क्या होता था, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सपोज ये आया हमारा इंसिडेंट रे, अब यहां पे थोड़ा स्लांट होके टकराएगा, नीचे से आएगा रे। अब इसका जो नॉर्मल है वो हमेशा कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसा होता था तो नॉर्मल ऐसा बनाते थे, अब सरफेस कैसा है, ऐसा, तो उसके पास नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है? सबसे पहला रूल क्या बनाते थे, अनडेविएटेड रे। अब इसमें क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बन गया। ये हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो हुआ एंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा वन। क्या बोलते हैं, डेल्टा वन। इसका मतलब क्या हुआ, डेविएशन वन। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसा जाना था, लेकिन टकराने के बाद कैसा चला गया, ऐसा। तो इतना एंगल से वो क्या किया, डिविएट किया। अब वापस से यहां पे क्या हुआ, एयर से ग्लास में आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। अब ग्लास से फिर एयर में जा रहा है तो कैसा जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसा जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। ये हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जैसे किए थे हम लोग पहले। इसको हम मार्क करते हैं R2 रिफ्रैक्शन 2, एंड इसको हम मार्क करते हैं डेल्टा 2। अब एक्चुअली डायग्राम में हुआ क्या, रे वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस। अगर डेविएशन नहीं होता है तो वो कैसा चला जाता, ऐसा। बट वो कैसा किया, ऐसे मूव कर दिया। तो ये जो एंगल बना, दिस इज द एक्चुअल डेविएशन एंगल। क्या हुआ, ये एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब टोटल इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इतना एंगल से वो डेविएट किया। अब यहां पे थोड़ा सा ना मैथ्स फॉलो करना पड़ेगा। मैथ्स हर जगह है, जिसका मैथ्स अच्छा उसका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहले तो इस जगह पे फोकस करो। ये कैसा फिगर बन रहा है, ऐसा। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, डेल्टा वन, एंड दिस वाज रिफ्रैक्शन वन। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेल्टा वन प्लस R1। क्यों, क्योंकि ये कैसा हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुआ। तो दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। एंड यहां पे भी क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, यही बनाते हैं हम लोग। कुछ ऐसा है, दिस इज डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा टू। एंड ये अगर लाइन इंक्रीज किए, आगे बढ़ा है, तो ये क्या हुआ, डेल्टा टू। तो ये डेल्टा कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर opposite angles। exterior angle is equal to sum of interior opposite angles। लिख लो यहां तक। क्लियर?
अब वापस से इसके नीचे वाला ट्रायंगल देखते हैं। कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, ये R1 है, ये R2 है, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे होगा ये एंगल? दिस विल बी 180 माइनस ऑफ R1 प्लस R2। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल निकलेगा वो क्या निकलेगा? 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स। ठीक है, हम लोग इस फिगर में नेमिंग नहीं दिए, नेम देते तो और कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स को ब्रेक करके ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये फिगर दिख रहा है, काइट जैसा। ठीक है, ये हमारा क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये पूरा एंगल क्या था? देखो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस वाज द नॉर्मल, तो यही फिगर बन रहा है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 90। ये एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। एंड दिस एंगल वी फाउंड आउट टू बी 180 माइनस ऑफ दिस प्लस दिस, R1 प्लस R2। अब ये जो फिगर बन रहा है एक क्लोज्ड फोर साइड फिगर बन रहा है, तो इनमें एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा। और 90 प्लस 90 प्लस 180 360 होता है। तो वी गॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इज टू बी 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया हमारे पास? R1 प्लस R2। लिख लो। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डिराइव करना, बट डिराइव करना आना चाहिए। जहां जहां यूज में होगा वहां हम लोग दिमाग से निकाल सकते हैं। हर चीज रटना नहीं है फिजिक्स में। यू कैन डिराइव विद इन 2 to 3 मिनट्स। अब यहां से देखो, इसमें से एंगल ऑफ डेविएशन 1 क्या हो जाएगा? I माइनस R1। एंड यहां से भी क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन 2, इट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस R2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग कहां डाल सकते हैं? यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखते करके। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये क्या आया? I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना निकला था? एंगल ऑफ प्रिज्म की इक्वल था। तो यहां पे क्या हुआ? प्रॉपर्टी क्या आया? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस के सम के बराबर। दिस इज अ रूल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म। मतलब अगर हम लोग प्रिज्म का बात करेंगे तो हमेशा ये वाला रूल को वैलिड रखवा के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास प्रिज्म में एक्चुअली ऐसा डायग्राम हम लोग बनाए हैं जब डिराइव किए थे हम लोग, ऐसा बनाए, सीधा चला गया, ये पीछे आया एंड ये भी ऐसा चला गया। ये हम लोग बनाते हैं इजी करने के लिए। क्या? डेरिवेशन। डेरिवेशन इजी करने के लिए हम लोग ऐसा टाइप का डायग्राम बनाते हैं, बट एक्चुअल वे में प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन कैसा होता है देखते हैं।
अगर हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो व्हाट इज द रूल? रूल हमारा कहता है अगर रेयरर से डेंसर आता है तो टूवर्ड्स राउंड बेंड करते हैं। हम लोग फॉर कन्वीनियंस सीधा बनाए, बट रूल क्या बोलता है इन केस ऑफ प्रिज्म कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या रूल है? रूल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म। क्या रूल है? आफ्टर रिफ्रैक्शन the ray will try to bend towards the base of the prism। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करना। क्लियर है? हमेशा हमेशा कैसा मूव करेगा? इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। कहीं और नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बीच सीधा नहीं जाएगा, बट इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।